मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हो जाइए नीट के लिए तैयार, क्योंकि यूट्यूब पे आ गया है आपका उदय भाई। कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से। अपने मन में इच्छा जगाइए और हौसले को बुलंद करिए, और अपने मन में बस एक ही बात को याद रखिए कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ज़रूरत पड़ी तो ए नीट तेरे लिए बाबू सोना को भी छोड़ देंगे। जैसा कि हम लोग का चल रहा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन टॉपिक, उसमें हम लोग 3 गो वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो बन रहा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फाइनली क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें टोटल यहाँ पे देख रहे हो 5 गो स्टेप इन्वॉल्व होता है। 5 चरण में हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनर्जी बनाना, खाना को क्या बदल देना, एनर्जी में बदल देना, रेस्पिरेशन कहलाता है। और उस प्रक्रिया में हम लोगों को 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। उसमें पहला चरण है हमारा ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग माने क्या हो गया? आसान भाषा में सांस लेना और सांस को छोड़ देना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग 2 तरह का, सांस लेना और सांस छोड़ना। इनहेलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इनहेलेशन मतलब इन लेना, ठीक है, अंदर लेना, क्या? ऑक्सीजन को अंदर लेना, ठीक है। और एक्सहेलेशन मतलब छोड़ना, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ब्रीदिंग का मतलब ही होता है ऑक्सीजन को लो और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो। इसी प्रक्रिया को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक। तो इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, मतलब O2 अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब सांस को छोड़ना, मतलब CO2 को छोड़ना। यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक्स, और इस शब्द से आज का जनरेशन एकदम भली भांति परिचित है, क्योंकि ना इंग्लिश मॉडर्न हो रहा है। तो ये एक्स वाला जो शब्द है ना, एक्स, इससे एकदम भली भांति परिचित है लड़के लड़कियां आज के ज़माने में। एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड का नाम सुने ही होंगे आप लोग। एक्स मतलब क्या हुआ? जो पहले थी या पहले था मेरा, अब नहीं है, जो छोड़ के चला गया उसको एक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, दोनों के बीच में दरार आ गया, दोनों का दिल टूट गया कचाक से, तो उसमें से जब एक दूसरे से अलग हो गए तो एक दूसरे के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहे, वो एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, मतलब कि छोड़ा हुआ। कैसा है वो कैसा फ्रेंड है? छोड़ा हुआ फ्रेंड है, ठीक है। तो एक्सहेलेशन मतलब कि छोड़ा हुआ सांस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सहेलेशन। क्या छोड़ रहे हैं इसमें? CO2 अभी हमारे शरीर में था, अब क्या कर दिए? छोड़ दिए। वो CO2 हमारे लिए एक्स हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझने के लिए, एक्सहेलेशन मतलब छोड़ देना, और इनहेलेशन इसको समझ गए तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सहेलेशन मैंने छोड़ दिए, इनहेलेशन मतलब ले लिए। उसी को हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। जो ब्रीदिंग प्रक्रिया है उसको हिंदी में कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, जो हिंदी वाले होंगे जानते होंगे। और इसका 2 प्रकार है, परश्वास और एक होता है उच्छ्वास। परश्वास मतलब अंदर लेना, उच्छ्वास मतलब बाहर छोड़ देना, ठीक। उसमें दूसरा जो हमारा चरण है, दूसरा जो स्टेप है वो क्या है? डिफ्यूजन एट एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अभी जो सांस है हमारा लेते हैं, ऑक्सीजन जो लिए वो कहाँ चल गया? हमारे एल्वियोली में। लंग्स में बताए थे कि जो लास्ट पॉइंट होता है जो एल्वियोली ऊपर लाइक स्ट्रक्चर, उसी में जाके हवा जाके जमा होता है, और उधर से जो CO2 आता है सेल के पास से वो वहीं पे आके जमा होता है। तो वहाँ पे डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब आदान प्रदान, एक जगह से दूसरे जगह जाना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। किस जगह से? तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन मतलब जिसका जहाँ ज़्यादा मात्रा होगा वहाँ से कम मात्रा की ओर जाएगा। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं घर में देवी देवता की पूजा करने के लिए, तो अगरबत्ती जलाते हैं एक कोना में, और कुछ समय देखते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं पूरा घर में क्या हो गया? खुशबू हो गया, अगरबत्ती का खुशबू हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, वहाँ का जो सुगंध है उसका डिफ्यूजन हुआ। पहले सुगंध का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा था? जहाँ पर हम अगरबत्ती जलाए थे। अब कुछ देर बाद क्या हो गया? वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन हो गया। किसी भी चीज़ का ये नियम होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये गति करता है, तो हो गया डिफ्यूजन। एल्वियोल के साइड पे, एल्वियोली के मेम्ब्रेन में क्या होता है? O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है। ब्लड में CO2 का ज़्यादा कंसंट्रेशन तो वो आ जाता है एल्वियोली में, और एल्वियोली में जो हम सांस लेते हैं O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो O2 चल जाता है ब्लड में। इस प्रकार से आदान प्रदान होता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अब क्या हो गया?
यहाँ पे O2 आ गया एल्वेओली में, एल्वेओली से चला गया ब्लड में, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुँचाया जाता है। कहाँ पहुँचाना है इसको? O2 को सेल के पास, क्योंकि एनर्जी कहाँ बन रहा है? सेल के पास बन रहा है, तो सेल के पास लेके जाकर पहुँचाना पड़ेगा O2 को। अब जो CO2 बना हुआ है सेल के पास, उसको भी तो बाहर निकालना है, और वो डायरेक्ट तो फेफड़ा के पास नहीं आ जाएगा, उसको वहाँ से पकड़ के लाना पड़ेगा। लाएगा कौन? ब्लड लेके आएगा। तो सेल के पास से CO2 को पकड़ के लाना लंग्स के पास, और लंग्स के पास जो CO2 है, O2 है, उसको पकड़ के ले जाना सेल के पास एनर्जी बनाने खातिर। ट्रांसपोर्ट होता है गैस का, ठीक। और उसके बाद होता है डिफ्यूजन एट सेल और टिश्यू। डिफ्यूजन एट सेल, अब देखिए O2 लंग्स के पास से ब्लड लेके गया सेल के पास, तो यहाँ ब्लड में O2 है और देना कहाँ है इसको? सेल के पास, तो यहाँ भी डिफ्यूजन होता है। ब्लड में भी CO2 का मात्रा ज़्यादा है और सेल के पास O2 नहीं है, तो O2 जो है वो कहाँ से निकल के चल जाएगा? कहाँ पे? ब्लड से निकलेगा, पहुँच जाएगा सेल के पास, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन हुआ। और जो वहाँ पे CO2 बना है एनर्जी बनने के क्रम में, वो CO2 अभी कहाँ ज़्यादा है? सेल के पास, और ब्लड के पास O2 था, CO2 नहीं था, तो CO2 निकल कर आ जाएगा ब्लड के पास। तो ये डिफ्यूजन यहाँ पे होता है, दो जगह डिफ्यूजन होता है, एल्वेओली में भी होता है और टिश्यू या सेल के पास भी डिफ्यूजन होता है गैसों का, ठीक है, आदान प्रदान। उसके बाद हमारा लास्ट जो चरण है, लास्ट चरण में जाकर के एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल जाता है। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूट के ATP में चेंज हो जाता है, जो हमारा एनर्जी का एक सोर्स है, ठीक है। अब ये ATP बनता है जो एनर्जी का सोर्स है, और साथ ही साथ CO2 बनता है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा जो लास्ट वाला जो स्टेप है, यही मेन रेस्पायरेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ATP बनाना या एनर्जी बनाना, उसी को हम लोग रियल रेस्पायरेशन कहते हैं, और इसे हम लोग सेलुलर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, जो लास्ट वाला स्टेप है। क्यों भाई? क्योंकि ये सेल में हुआ है, ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ? सेल में हुआ, इसलिए इसका नाम सेलुलर प्रोसेस। बाकी जो प्रोसेस उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, मतलब कि ये जो है ये सेल के बाहर हुआ, ये कोशिका में नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। और एक का नाम है जी सेलुलर प्रोसेस, क्या है कि सेल में हो रहा है, ठीक। अब जो रेस्पायरेशन वो दो तरह होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब क्या होता है? तो ऐसा रेस्पायरेशन जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब टूटता है एनर्जी बनाने के लिए, तब क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। ऐसे तो एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज को एनर्जी बदलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता ही है, लेकिन कभी कभार क्या होता है एडवांस में कि बिना ऑक्सीजन का भी ग्लूकोज क्या हो जाता है? एनर्जी में बदल जाता है। तो जब बिना ऑक्सीजन का एनर्जी बनेगा ग्लूकोज से, तो उसको एनारोबिक कहते हैं। और एरोबिक जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब ग्लूकोज बदल रहा है ATP में, तो उसको एरोबिक कहते हैं। हमारे सेल में जो होता है एनर्जी बनता है वो एरोबिक होता है। और एनारोबिक के लिए जब दारू बनाया जाता है ना, दारू, महुआ या बरांडी विस्की जो होता है, वो सब एनारोबिक से बनता है। एनारोबिक में क्या होता है? यहाँ पे CO2 बन रहा था, एनर्जी के साथ साथ क्या बन रहा था? एरोबिक में CO2, जो सेल में हमारा एनर्जी बन रहा है, वो ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? O2 के साथ। इसमें हमारा बन रहा है एनर्जी के साथ CO2, लेकिन यहाँ क्या बनता है? दारू, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? दारू बनता है। किसमें? एनएरोबिक रेस्पायरेशन में दारू का निर्माण होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है, ठीक है। किसमें? एनारोबिक रेस्पायरेशन में। जैसे ईस्ट, जब ईस्ट रेस्पायरेशन करता है तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करता है, वो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देता है? एनर्जी में तोड़ देता है और साथ साथ दारू बना लेता है। तो जो ईस्ट है ना, वो बेवड़ा लोग के एकदम दोस्त है, क्या करता है? एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है और ये अल्कोहल का निर्माण करता है। तो सवाल पूछा जाता है कि एरोबिक में CO2 बनता है एनर्जी के साथ साथ, एनारोबिक में क्या बनता है? अल्कोहल, दारू, याद रखने का, ठीक है। एनारोबिक में क्या बनेगा? दारू बनेगा। कौन बनाएगा? ईस्ट बनाएगा। और कभी कभी एनारोबिक रेस्पायरेशन हमारे मसल्स में भी होता है। कब होता है? जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा काम करता है, हम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा एनर्जी वाला काम करते हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और सप्लाई क्या रहता है यहाँ पे? धीरे धीरे होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के उपस्थिति में रेस्पायरेशन होता है हमारे सेल में। अब जब ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ जाता है तो सप्लाई के अनुसार डिमांड की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तब ये यहाँ पे O2 का आसरा नहीं देखता है कि O2 आएगा तब हम एनर्जी बनाएंगे, क्योंकि O2 को
लाने में यहाँ पे लेट हो रहा है। अब एनर्जी क्या चाहिए इसको, फटाफट चाहिए एकदम, क्योंकि काम एकदम धकाधक चल रहा है तो एनर्जी भी फटाफट चाहिए। तो फटाफट के लिए ये ऑक्सीजन की इंतजार छोड़ करके ये अपने आप ग्लूकोज को क्या कर देता है, सेल किस में तोड़ देता है, एनर्जी में। स्पेशल एंजाइम के उपस्थिति में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कहाँ होता है, हमारे मांसपेशियों में होता है। और उस समय क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इस को जो बताएं हम लोग क्या बनाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनाता है, ठीक है। और जो हमारे मांसपेशियों में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण दर्द बाथा पूरा शरीर में घुस जाता है, पूरा हाथ पर एकदम दर्द करेगा। एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा काम कर लीजिए या कभी एक्सरसाइज नहीं किए हैं और खूब कूद लीजिए, उछक लीजिए, फांद लीजिए, तो वो क्या होता है, दूसरा दिन से पूरा एकदम हाथ पैर दर्द, पापा अब नहीं करेंगे भैया। लेकिन वो लगातार करते करते क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो अभ्यस्त हो जाता है, उसको उतना स्पीड से ऑक्सीजन पहुंचने लगता है और वे एनारोबिक रेस्पिरेशन करना छोड़ देता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन ही उससे ही क्या हो जाता है, उसका जो एनर्जी का सप्लाई है वो बढ़ा लेता है अपना, ठीक है। क्योंकि उसको पता चल गया है कि रोज ससुरा जब खुद रहा है, ये रोज काम कर रहा है तो इसको रोज एनर्जी चाहिए, तो ये बॉडी जो है वो सीख लेता है, ठीक है। स्पीड से एनर्जी बनाना क्या कर लेता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन स्पीड से करना हमारा शरीर सीख लेता है। क्योंकि शरीर जो है वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, शरीर से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। क्योंकि शरीर को जिस तरह से तुम ढालना चाहोगे शरीर उस तरीके से ढल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एरोबिक, ये पूरा रेस्पिरेशन का स्टेप। रेस्पिरेशन में ये 5 स्टेप, ये 5 चरण, ये 5 प्रक्रिया फॉलो किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को, इन सभी स्टेप्स को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे ब्रीदिंग, कि ह्यूमन में जो ब्रीदिंग होता है वो कैसे होता है, आखिर कैसे उस CO2 को ले बाहर छोड़ देता है और O2 अंदर घुस जाता है, ठीक है, बिना जोर लगाए। होता है कि नहीं होता है, हम का ऐसे से थोड़ी करते रहते बार बार, ऐसे नहीं करते हैं, एकदम पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। तो ये कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है ह्यूमन में वो किस प्रकार होता है, एकदम समझते चलेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और आसान से आसान भाषा में बायोलॉजी को समझते चले जाएँ, ठीक है।